अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम मुझसे पढ़ा हुआ है, बाकियों के लिए नया ही हूँ मैं। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, लेकिन चलें अब चूंकि मामला हल है तो अब बता देता हूँ। सबसे पहले तो माजरत मेरी तरफ से, क्योंकि किस बात की भला, कोई बात नहीं क्या है जी। हाँ, वो मैंने आपको पहले भी मसला बताया था कि मेरा जो ये जो जुलाई का महीना होता है और जो अक्टूबर का महीना होता है, ये मेरा होता है ओवरलैपिंग का। और जुलाई में चूंकि कैफ को खत्म करना होता है तो कैफ प्रेफरेंस होती है, और अक्टूबर में सी फैप को खत्म होना तो सी फैप प्रेफरेंस होती है। तो जब मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं रह जाता तो फिर मैं गिर के तो छुट्टी कर लेता हूँ। तो अब कल एक सी फैप खत्म कर दिया मैंने, और एक जो है वो कल खत्म हो जाएगा। तो आपको तंगी तो होती है, इधर आप इतनी दूर से शौक से पढ़ने के लिए आते हैं, तो इसलिए ये जो चार पाँच पाँच तो मेरे ख्याल में कम से कम हुई है मेरी, चार पाँच। तो ये छुट्टियाँ जो इस महीने में होती हैं तो वो इसीलिए होती हैं, वरना जो लोग मुझे नहीं पहले मुझसे पढ़े हुए, तो मैं कुछ सुस्त आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत सिंसियर आदमी हूँ। और बस वो जब मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग, तब ये छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो अब वो सी खत्म हो गया, तो अब इंशाल्लाह छुट्टी नहीं होगी, संडे को भी नहीं होगी। नहीं, कल से नहीं, कल तो मैंने फुल डे सी दूसरा वाला पढ़ा के उसको शाम तक खत्म करना है तो अगले संडे से करूँगा। और ये हरगिज़ भी वो जो चार पांच मेरी छुट्टियां उसकी वजह से नहीं है, ये वैसे भी मैंने जितना मैंने पढ़ाना, जितनी प्रैक्टिस करानी होती है उसके लिए ये है, एक्स्ट्रा क्लासेस होनी है। तो अगले संडे से उम्मीद है इंशाल्लाह। हैं जी, देखते हैं देखता हूँ। एफ ए तुमको एम एफ ए भी संडे ऑन करना है, तो देखता हूँ। अच्छा, वो एक ना इन्वेंटरी वैल्यूएशन से रिलेटेड एक बात थी, जहां मैंने एनआरवी लिखवाई थी। एनआरवी के हवाले से जब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, अगर वहां कहीं किसी पेज पे जगह हो तो नुक्कड़ में एक बात लिख लेना। एनआरवी की कुछ एक तो कुछ तीन चार बातें बताई थी, और उससे पहले एनआरवी का जो फार्मूला लिख के दिया था कि फिनिश गुड्स है तो सेल प्राइस के रास्ते से, और अगर रॉ मटेरियल है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहा था। ये बात मैंने लेक्चर नंबर 13 में बताई थी। तो वो जो मैंने तब लिखा था ना कि रॉ मटेरियल की एनआरवी होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जब ऑटम 23 बोर्ड पे कर रहा था तो तब तो मैंने रॉ मटेरियल को वो बेचने के रास्ते से कर दिया था कि डैमेज है उसको रिपेयर करेंगे या अभी बेच देंगे। तो वहां पर लेक्चर 13 में ही अगर किसी भी पेज पे कहीं जगह है तो ये बात लिख लेना कि जो रॉ मटेरियल की एनआरवी मैंने रिप्लेसमेंट कॉस्ट बताई थी, ये नॉर्मल रॉ मटेरियल जो पड़ा हुआ है उसकी बात हो रही थी। अगर कोई खराब हो गया हुआ है, कोई रॉ मटेरियल खराब हो गया हुआ है, फिर उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं, फिर वो ऊपर वाली बात है। ऊपर वाली कौन सी, कि ऐसे ही बेच दें तो कितने का, थोड़ी सी मरम पट्टी करा के बेच दें तो कितने का, यानी फिर इसको भी तो हमने खराब हो गया तो बेचने के जरिए भी आ सकता है, तो फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं। रॉ मटेरियल अगर खराब है तो फिर इसकी एनआरवी भी हमें वो बेचने वाले रास्ते से फाइंड करनी पड़ सकती है कि ऐसे ही बेच दिया तो कितने का बिकेगा, थोड़ा सा ठीक करा के बेचा तो कितने का बिकेगा। तो इसीलिए ना ऑटम 23 में इसको अभी कितने का बेचा, कितने का बेच सकते हैं, वो कंसिडर करना पड़ रहा था। अगर रॉ मटेरियल सही साफ सुथरा पड़ा हुआ है तो एनआरवी रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी, अगर वो खराब है तो इसकी एनआरवी की कैलकुलेशन भी वही बेचने वाले तरीके से हो सकती है। पिछली क्लास में मैंने ओएआर का एक सवाल करके उसके मुख्तलिफ आंसर निकलवाए थे और उनकी इंटरप्रिटेशन बताई थी। अब चूंकि वो 2 दिन का गैप आ गया तो मैं रीकैप के लिए वो बात रिपीट कर देता हूं। जी, क्या हो गया, आवाज कम है? नहीं, यहां से तो खुली है। ओएआर, अब ठीक है। ओएआर के जो 6 कैलकुलेशन के सवाल किए थे उनमें जब आंसर निकाल लिए थे
तो उनकी इंटरप्रिटेशन बताई थी मैंने, वो दोबारा बता देता हूँ, भूल भाल गए होंगे या हो सकता है किसी को समझ ना आई हो। OAR कैलकुलेट हो कब रहा है? साल के शुरू पे। और वैसे तो उसके काफी सारे यूजेस हैं, लेकिन मैंने जिसको बेस बना के आगे चलाया था वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट थी कि प्रोडक्ट का एक यूनिट बनेगा तो कितने रुपए उसमें कॉस्ट आएगी। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का अंदाजा लगाना निस्बतन आसान है कि एक यूनिट के लिए कितने रुपए का मटेरियल लगेगा, कितने रुपए की लेबर लगेगी। एफओएच का मुश्किल है, और वो मुश्किल भी मेनली किस एफओएच की वजह से है? फिक्स की वजह से। तो इसलिए OAR का कॉन्सेप्ट बना के शुरू में हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि एक यूनिट बनाने पे कितना एफओएच का खर्चा होगा, वो अंदाजा OAR है। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि अगर कोई फैमिली में दावत है, कोई वलीमा, कोई कुफौदगी, कोई किसी बच्चे की आमीन करा रहे हैं, कोई हकीका कर रहे हैं, तो इस फैमिली की दावत पे अगर मेजबान ने ये अंदाजा लगाना है कि खाने पे कितना इंतजाम करना है, कितना खर्चा होगा, तो बड़े मेहमानों का अंदाजा लगा लीजिए इतने मेहमान होंगे, लेकिन कुछ बच्चे भी होंगे, तो बच्चों के लिए भी कुछ खाने की चीजें शायद अलग रखनी पड़े। असल में कितने बच्चे आएंगे, या तो मेहमानों से पूछिए कितने कितने लेके आएंगे आप, वो बुरी बात है। तो अगर अंदाजा लगाना है तो एक अंदाजा ये हो सकता है, अंदाजा कि अगर 100 बड़े होंगे तो वो 20 बच्चे लगा लें साथ। अब ये जो 20, मैंने 100 बड़े बोल के 20 साथ बच्चे कह दिया, इसको अगर कोई परसेंटेज जानता होगा तो वो कह सकते हैं जी, समझ लें कि जितने को बड़े हैं 30% बच्चे भी होंगे। इस बात का ये मतलब है कि जो बड़े हैं उनमें से 30% बच्चे होंगे, बड़ों में से कैसे बच्चे होंगे? तो अगर ये कहा जा रहा है कि इतने बड़े हैं और 30% समझ लें बच्चे हैं, तो इसका मतलब है जितनी तादाद बड़ों की है उसके 30% जो नंबर बनता है उतने बच्चे भी होंगे। और मिसाल लेता हूं अगर कोई पढ़ाई शुरू करनी है, ये कोर्स शुरू करना है और खर्चे का अंदाजा लगाना है अब्बा जी ने, तो यहां पर हॉस्टल का किराया तो पूछा जा सकता है, हो सकता है कन्वेंस के लिए कोई रक्षा कोई अरेंज करना, वो भी से पैसे पता लग जाएंगे। लेकिन वो जानना चाह रहे हैं कि नहीं खाने पीने का भी होगा और कपड़े धोता घर कौन है, लेकिन चले कपड़े धोने का भी खर्चा होगा। तो ये एक रफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितना हॉस्टल का किराया है ना, समझ लो उतना ही बाकी खर्चा भी है, या 100% ऑफ हॉस्टल का किराया। तो इसका मतलब है जो हॉस्टल का किराया है वो असल में खाने पीने का खर्चा है। या अगर ये कहा जाए कि खाने पीने का खर्चा होगा 50% ऑफ हॉस्टल का किराया, तो इसका मतलब है कि हॉस्टल का जितना किराया है उसमें से आधा खाने का खर्चा। ये तो एक अंदाजा लगाने के लिए किसी भी वेरिएबल के साथ जोड़ा जा रहा है, किसी फैक्टर के साथ जोड़ा जा रहा है। तो जो मैंने उन 6 सवालों में से किसी एक का आंसर शायद निकाला था 42% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इस बात की इंटरप्रिटेशन ये थी कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने रुपए लेबर का खर्चा होगा उसमें से 42% लेबर नहीं एफओएच होगा। जितना रुपया लेबर की कॉस्ट खर्च होगी उसके 42% के बराबर जो आंसर है उतना एफओएच भी खर्च होगा। एक शायद को 70% भी निकला था, वो क्या था? 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब ये था कि इस 6 लाख रुपए मटेरियल कॉस्ट में 70% एफओएच है। 6 लाख रुपए तो मटेरियल कॉस्ट ही है, लेकिन इस फार्मूले से आंसर जब 70% निकाला था तो उसका मतलब यह है कि हम प्रोडक्ट जब भी बनाएंगे जितने रुपए का मटेरियल लगेगा उसके 70% के बराबर जो खर्चा है वो एफओएच भी होगी। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में 200 रुपए का मटेरियल लगेगा तो इसका मतलब है कि उस 200 रुपए में 140 एफओएच है। ये मटेरियल में कैसे एफओएच हो सकता है? 200 रुपए मटेरियल लगेगा और 70% अगर 140 आ रहा है तो उसका मतलब है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में अगर 200 रुपए का मटेरियल लगेगा तो 140 रुपए के एफओएच भी लग रहे होंगे। ये उस OAR का मतलब है। अब वो मुख्तलिफ शक्लों में निकले हुए हैं, वो बिजनेस की मर्जी है कि इसको किस बेस के साथ जोड़ना है। और आप में से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछे। अच्छा, सवाल पूछते हुए ना ये ना शर्माया करें कि आपका सवाल बहुत महंगा है और आप पूछेंगे तो सारे लोग हंसेंगे और आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तो कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। तो आपका सवाल अगर महंगा भी होगा तो कोई बात नहीं, पूछा करें, हंसने दें लोगों को। हाँ जी, वो ईयर एंड पे आएंगे तो करेंगे ना। मतलब मैंने अभी इस चैप्टर के 2 हिस्से बांटे हैं, अभी मैं आपको स्टार्ट के ऊपर कैलकुलेशन करा रहा हूँ, फिर ईयर एंड पे आऊंगा तो एक्चुअल का भी देखेंगे क्या करना। OAR की कैलकुलेशन में जो फिगर्स कैलकुलेट की थी उससे रिलेटेड कोई परेशानी, तकलीफ, कोई चीज पूछनी हो, चलें एक पास पेपर का सवाल करते हैं। पिछली क्लास में शुरू तो नहीं किया था, नहीं, पास पेपर का एक सवाल करते हैं। एक मैं कर रहा हूं और उसका एक थोड़ा सा चेंज वर्जन दोबारा टेस्ट हुआ था, वो होमवर्क होगा अच्छा पे। तो आप स्प्रिंग 2008 मेरी बुक में, वो इसमें चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा, ओवरहेड वाले चैप्टर में, पेज 38, क्वेश्चन नंबर 12। जिनके पास पुरानी बुक होगी उसमें 11 होगा। इस चैप्टर में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पास्ट पेपर के ही डाले में, अपना कोई नहीं बनाया हुआ। तो पास्ट पेपर्स में ही पिछले सेशन की बुक है किसी के पास तो उसमें क्वेश्चन 11 था, नई बुक है तो क्वेश्चन 12 है। स्प्रिंग 2008 अटेम्प्ट का सवाल है और इसी को थोड़ा बहुत चेंज करके पिछले साल
दोबारा पूछा था, वो आपको होमवर्क दूंगा आज। जी पहुंचे सवाल पे। इसका पार्ट ए अभी नहीं पढ़ाया, पार्ट बी पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। जिया टेक्सटाइल के नाम से सवाल होगा, पार्ट बी पढ़ लें, मैं करता हूं। जीटी में किया कि नहीं, क्या मुझे याद नहीं। ताहिर से पूछ के बताऊंगा कि मैंने वहाँ किया कि नहीं किया अनाउंस। अच्छा, जो लोग साथ साथ मैच देख रहे हैं तो चलो मैं तंग नहीं करता, जो नहीं देख रहे सवाल पढ़ लिया है, जो नहीं देख रहे उनका स्कोर मार बहुत पड़ रही है, बहुत मार पड़ रही। आउट एक ही है, 28 ओवर में 192 हो गए, एक ही आउट। और विलियमसन वापस आया सिर्फ पाकिस्तान के लिए खास है, मार भी रहा है, छक्का भी मार दिया। सवाल था एक, हाँ, कटिंग डिपार्टमेंट है कोई जिसमें पहले से 5 मशीन मौजूद थी और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक मशीन मजीद खरीद ली है। यह दिसंबर 2007 का वाक़या है। जो मशीन खरीद ली है वो 13 लाख की खरीदी है, उसकी लाइफ, उसकी आरवी बताई हुई है। ये पहले पैराग्राफ मैंने बताया, जिन्होंने पढ़ा पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में अगर कोई परेशानी है तो बताएं। बढ़ाने के लिए कल इंक्रीज, जो पहले 5 मशीनें थी उनकी कैपेसिटी में और इजाफा हो जाए तो एक नई मशीन ले ली। दूसरा पैराग्राफ अभी पॉइंट 1 समझाते हुए करता हूं। उसके बाद रिलेटेड एक्सपेंसेस दिए हुए 2008 के, और ये रिलेटेड एक्सपेंसेस पॉइंट 1 से लेके 5 तक सिर्फ नई मशीन के हैं या 6 मशीनों के टोटल हैं। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय दी मशीन। पॉइंट नंबर 5, इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ दी मशीन अदर ओवरहेड्स इतने इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये नई मशीन का बताया हुआ है। आखिरी पैराग्राफ बाद में, पहले रिक्वायरमेंट पे आते हैं। कंप्यूट द रिवाइज्ड मशीन आर रेट। पहले सिर्फ मशीन आर रेट के वर्ड से क्या निशानी मिल रही है? मशीन आर रेट के OAR निकालना है बेस्ड ऑन मशीन आर। मशीन आर रेट का ये मतलब है। और कटिंग डिपार्टमेंट को जो 2008 के लिए यूज करना चाहिए वो OAR निकालना है। रिवाइज का वर्ड सिर्फ इसलिए बताया हुआ है कि इस डिपार्टमेंट में पहले होती थी 5 मशीनें, अब 2008 में 6 मशीनें होंगी, तो खर्चा भी चेंज हो जाएगा, मशीन आर्ट भी चेंज हो जाएंगे, इसलिए इसको रिवाइज कहा हुआ है। तो 2008 का इस डिपार्टमेंट का OAR निकालना है बेस्ड ऑन मशीन आर्ट्स। ये है रिक्वायरमेंट का मतलब। रिक्वायरमेंट की अंग्रेजी पढ़ के कोई परेशानी? तो इस डिपार्टमेंट का OAR निकालना है बेस्ड ऑन मशीन आर्ट्स 2008 का। सिर्फ छठी मशीन का या पूरे डिपार्टमेंट का टोटल?
पूरे डिपार्टमेंट का टोटल। तो खर्चे भी चाहिए 6 की 6 मशीनों के, और नीचे डिवाइडेड बाय आवर्स में भी 6 मशीनों के टोटल आवर्स। तो हमें करना क्या है, ओआर निकालने के लिए टोटल बजटेड ओवरहेड चाहिए और टोटल बजटेड मशीन आवर्स चाहिए। पहले निकालते हैं टोटल बजटेड एफओएच। तो सवाल का प्लान ये हो गया, सवाल पढ़ के ना एक बार पूरा सवाल पढ़े, रिक्वायरमेंट को पढ़ के समझ के पहले प्लान करते हैं, पता चले करना क्या है, फिर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो सवाल की रिक्वायरमेंट है इस डिपार्टमेंट का 2008 का ओएआर बेस्ड ऑन मशीन आवर, ये है रिक्वायरमेंट। तो हमें चाहिए इस पूरे डिपार्टमेंट के 2008 के ओवरहेड्स और 2008 के मशीन आवर्स। ओवरहेड का डाटा सिर्फ नई मशीन के बारे में बताया हुआ है, तो चलो नए मशीन के तो ओवरहेड्स लिखे ना, अगर पुरानों का भी कहीं कोई हिंट हो और वो हम पुरानों के ओवरहेड्स भी लिख लें तो अब सबको ऐड करके टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। तो नई मशीन के जो पता है वो लिखते हैं पहले। एफओएच होते हैं फैक्ट्री के सारे खर्चे सिवाय डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, बाकी सब फैक्ट्री के खर्चे एफओएच होते हैं। तो नई मशीन से रिलेटेड कौन कौन से खर्चे हैं? अच्छा, जिनको इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है तो ये जज्बाती हरकत होती है कि स्टूडेंट ना नेचुरली सवाल के पॉइंट्स बताए होते हैं ना तो सीधा पॉइंट पर छलांग लगाता है। पहले पैराग्राफ में हो सकता है सिर्फ सलाम दुआ हो सकता है कोई काम का खर्चा भी हो। तो पहले पैराग्राफ से क्या पता चल रहा है? डेप्रीसिएशन। तो नई मशीन की डेप्रीसिएशन। अच्छा, डेप्सिट करता हूं कैलकुलेट। दूसरे पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, मशीन अवेलेबल होगी 1 फेब को, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी मशीन की कॉस्ट 13, आरवी 1 लाख, लाइफ 10, लेकिन ये तो निकलेगी 1 साल की डेप्शन 11/12 110। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन है और दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन से पता चल रहा है कि इस्तेमाल ही 11 महीने। दूसरे पैराग्राफ में ना ये आर्स वाली कहानी मैंने नहीं समझाई अभी, पहले पैराग्राफ से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। इस डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में किसी को कोई परेशानी? जो मैच नहीं देख रहे उनकी बात कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन में कोई परेशानी? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में आ गई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 3.5 क्या है? 8.5 सर, पर यूनिट रेट है। पर यूनिट किसका यूनिट? इलेक्ट्रिसिटी का, प्रोडक्ट वाला नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का। और कितने यूनिट्स इस्तेमाल होंगे? 10 यूनिट्स पर आवर। तो हमने तो टोटल खर्चा निकालना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय टोटल आवर्स। 8.5 पर यूनिट है, एक यूनिट 1 घंटे में 10 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल होगी, तो टोटल कितने घंटे मशीन इस्तेमाल होगी? 20, 26 के 24। दूसरे पैराग्राफ की अंग्रेजी को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें और 2400 लिखूं कि 2600 लिखूं? हाँ जी, 2400। अच्छा, इस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है पहले तो उसकी अंग्रेजी समझा दूं। जब भी कोई मशीन ऑन होती है, वैसे खैर खुद ही कपड़े इस्त्री पता नहीं किए होना किए हैं, तो जब इस्त्री ऑन करते हैं तो ऑन करते साथ ही फौरन गर्म टाइम लगता है। अच्छा, अब इस्त्री गर्म होने में बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो जब भी इस्त्री करनी है, मिसाल के तौर पे अगर 15 मिनट लगा के इस्त्री करने कपड़े, तो उन 15 मिनट में से हो सकता है जो पहला 1 मिनट है वो इस्त्री यूज नहीं हो पा रही, डिजायर टेम्परेचर तक पहुंचेगी तो यूज करेंगे। तो जब भी इस्त्री ऑन करनी है, अगर 15 मिनट लगा के कपड़े इस्त्री होने तो उसका 16 मिनट बिजली इस्तेमाल हुआ करेंगे। तो वो जो पहला 1 मिनट है वो सेटिंग अप है। और मिसाल देता हूं, फोटोकॉपी कभी इत्तेफाक से ऐसे टाइम पे जाके कराई हो कि जब उस दुकान वाले ने फोटोकॉपी मशीन बंद की हुई थी, सुबह पहुंच गए आप, तो अभी वो मशीन बंद को पहले ऑन करेगा, फिर फोटोकॉपी फौरन करना शुरू कर देगा? नहीं, कहेगा जी मशीन गर्म हो रही है पहले। तो उस मशीन को ऑन करने के कुछ देर तक उसमें नहीं यूज कर सकते। तो फैक्ट्री में भी जितनी मशीनें हैं उनको ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता होगा। पूरे साल का टोटल कर लिया तो वो निकले 80 घंटे। ये वो 80 आवर्स हैं जो सेटिंग अप द मशीन है। उसके बाद ये 120 क्या है? 120 की मिसाल अभी जहन में तो बॉयज की ही है, मोटरसाइकिल सर्विस कराई होगी कभी ना कभी, तो जब ट्यूनिंग करवा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों में बड़ी तकलीफ हो रही होती है। जब वो पेट्रोल एक तो निकाल लेते हैं और फिर जब वो पेट्रोल एडजस्ट भी कर रहे हैं वो पेचकस से, तो फिर रेसें दे रहा है, और वो रेसें दे रहा है उससे बड़ी फिर खड़े होकर बातें भी कर रहा है साथी से, बड़े आराम से दिल कर रहा होता है, जल्दी कर जो काम कर रहा है, मोटरसाइकिल स्टार्ट है। तो अब वो मोटरसाइकिल जो स्टार्ट है, तो वो जो स्टार्ट है तो वो स्टार्ट निकल गई दूर कहीं मोटरसाइकिल, तो वहीं मौजूद है, तो पेट्रोल तो इस्तेमाल हो रहा है ना, तो उस मेंटेनेंस के दौरान भी पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। तो मशीन जब मेंटेनेंस में चल रही होगी तो भी उस मशीन का चलना ही है।
तो दूसरे पैराग्राफ में बताया हुआ है कि मशीन जो पूरे साल में 2600 घंटे चलेगी, इनमें शामिल हैं 80 घंटे सेटिंग अप द मशीन एंड 120 आवर्स फॉर मेंटेनेंस। तो मशीन ने टोटल साल में 2600 आवर्स चलना है, उनमें से 200 घंटे जो है वो 80 और 120 हैं, तो बाकी 2400 में क्या हो रहा होगा, प्रोडक्शन हो रही होगी। अब पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी पे आते हैं। पॉइंट 1 में कहा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन 1 घंटे में 10 बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। तो उन 200 घंटों में क्या होगा, उन 200 घंटों में तो प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, इस सवाल में नहीं है, वैसे बता रहा हूं, अगर आप बुक में कहीं रजिस्टर में लिखना चाहें तो अगर इस सवाल में यह होता कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन 10 यूनिट्स पर आवर, और जब प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, वैसे ही खाली मशीन चल रही होती है, तो 6 यूनिट्स पर आवर बिजली इस्तेमाल होती है, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कैलकुलेट करते? 2400 को इंटू 10 करते और 200 को इंटू 6 करते और फिर इसको 8.5 से मल्टीप्लाई करते, फिर ऐसे करते। अगर काम की बात लगे तो लिख लें कहीं इस सवाल में, अगर ऐसे होता, अगर कैसे कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन बिजली की कंजम्पशन और बताई होती और उसके अलावा अदर देन प्रोडक्शन मशीन खाली चल रही है तो उसकी कंजम्पशन अलग बताई होती, तो टोटल बिजली का बिल निकालने के लिए 200 घंटों पे ये वाला और 2400 पे ये वाला रेट इस्तेमाल करते, अगर सवाल में ऐसा होता तो। जी जी ये नीचे टीए है बैठा हुआ, ये आवाज नहीं ठीक आई थी या तो बैटरी नहीं ठीक है, दोबारा बोलो बेटे, बात समझ नहीं आई ज्यादा। जी जी आ रही है। पेट्रोल कंजम्पशन की जहां तक बात है, हाँ हाँ, अच्छा बाइक वाली जो बात कर रहा था, हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी है तो अच्छा जी, ओके। ये सवाल ये पूछा है कि जिन 200 घंटों में से 120 घंटे में मशीन की मेंटेनेंस हो रही है, तो उनमें तो मशीन बंद ही रखी होगी। देखें, ये ना मशीन पे डिपेंड करता है, अगर एसी की सर्विस करनी है तो एसी उसमें चलाना भी पड़ता है। और रही बात सवाल की, तो सवाल में लिखा तो हुआ है कि मशीन विल वर्क फॉर 2600 घंटे, तो विल वर्क फॉर मतलब चली रही होगी ना, तो जब मशीन विल वर्क फॉर तो मशीन तो चल ही रही होगी, जब मशीन चल रही होगी तो वो हाथ से तो नहीं चला रहे होंगे, तो इसलिए चांसेस तो यही है कि उन 200 घंटों में भी बिजली इस्तेमाल होगी। ये मैंने आपको वैसे एक और वैरायटी बताई कि अगर इस सवाल में ऐसा लिखा होता तो फिर ऐसे कैलकुलेट करते। अगर ये वाली बात लिखना चाहें तो लिख ले, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। मैंने वैसी बस एक सवाल की वैरायटी बताई है कि ये भी हो सकता था। होने वाली सेंचुरी भी होने वाली, रविंद्रा की भी होने वाली है और विलियमसन की भी होने वाली। 31 ओवर में 218। ये वाली वैरायटी लिखनी थी तो लिख लेते, लेकिन इस सवाल में ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसा कुछ नहीं कहा कि फारिग चल रही होगी तो कितनी बिजली कंज्यूम होगी। अब इसमें ना दो तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों बात ठीक है, और दोनों के हवाले से आप जो अकॉर्डिंगली नोट लिखेंगे, क्योंकि जब सवाल में कमी होती है ना तो उसके फिर अल्टरनेटिव आंसर बन सकते हैं। तो जो दो बातें बताने लगा हूं उनमें से एक तरह से सॉल्व मैं बोर्ड पे कर देता हूं, बुक में भी किया हुआ है, और दूसरा जबानी बता देता हूं। चूंकि इस खाली के दौरान बिजली कितनी इस्तेमाल होगी नहीं बताया हुआ, ये तो बताया हुआ प्रोडक्शन के दरमियान, तो इसमें हम दो अजम्पशन ले सकते हैं। एक अजम्पशन ये ले सकते हैं कि चूंकि इस दौरान बिजली कितनी इस्तेमाल होगी नहीं बताया, तो हम इसको रख लेते हैं 0, पता ही नहीं कितनी बिजली इस्तेमाल होगी, तो इसको छोड़ देते हैं, फिर बिजली सिर्फ एक ये अजम्पशन ली जा सकती है। और दूसरी अजम्पशन ये ली जा सकती है कि नहीं बताया तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वहां भी 10 ही होगा। तो अब टोटल बिल निकालने के लिए 2600 घंटों पे इंटू 10 कर लेंगे। तो इन दोनों में से जो भी अज्यूम करें लिख के नोट फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व करें। तो अभी मैं फिलहाल सामने बोर्ड पे इसको 2600 के हिसाब से ही कर रहा हूं, और सवाल में अगर इस तरह का मसला होता तो आप इसके साथ नोट का रेफरेंस देके इस कैलकुलेशन के नीचे नोट लिख देते कि जब अदर देन प्रोडक्शन मशीन चल रही है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का नहीं बताया, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो 0 है, या फिर हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो भी 10 यूनिट्स पर आवर होगी। तो दोनों में से जो भी अज्यूम करेंगे उसके मुताबिक ही आंसर सही मार्क होगा। है पता नहीं ना कितना, क्या पता बहुत कम बिजली इस्तेमाल हो रही हो सकता है। मुझे पर्सनली तो ये ज्यादा बेहतर लगता है।
बस जबानी याद होगा ना, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए 2600 लिख दिया। 221000। अगला खर्चा मेंटेनेंस है, और मेंटेनेंस है अच्छा इस लाइन के बाद बताता हूं जी। मेंटेनेंस कितनी है? 25,000 पर मंथ इंटू अच्छा वैसे तो सारी काबिल बच्चे हैं, मुझे ऐसी बात पूछते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं। इंटू 11 क्यों किया है? 11/12 क्यों नहीं? हाँ सही है 25,000 पर मंथ है ऑलरेडी, इसलिए इंटू 11 है। इधर बाय 12 क्यों किया था? क्योंकि जब 10 साल से डिवाइड कर रहे थे तो एक साल की रेफशन आ रही थी, इसलिए बाय 12 किया था। ये तो ऑलरेडी पर मंथ है, और यहां क्यों मंथ्स नहीं है? क्योंकि ये तो 1 घंटे के इस्तेमाल की बिजली है, तो मल्टीप्लाई कर लिया जितने टोटल घंटे। अगला खर्चा, हर महीने में कुछ छोटे मोटे पार्ट्स भी रिप्लेस होते होंगे, उन पे खर्चा आएगा 10,000 पर मंथ। ये भी पर मंथ है, तो इंटू 11 110। नेक्स्ट खर्चा, मशीन के ऑपरेटर की सैलरी है, कितनी है? 9,000 पर मंथ इंटू 11 99,000। अच्छा इसमें हो सकता है कि ये कैमरे के पार में से किसी को या आप में से भी किसी को लगे कि ये डायरेक्ट लेबर नहीं है, क्योंकि इसको पर मंथ सैलरी देते हैं ना, तो ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है। पर आर होता तो डायरेक्ट खर्चा होता, ये तो पर मंथ सैलरी है, तो ये डायरेक्ट खर्चा ही नहीं है, तो खर्चा ही इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट खर्चा तो होता है जो प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इंगेज है, पता है 1 मिनट के लिए कितना। तो जिस वर्कर से प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं उसको पैसे या तो रुपीस पर आर दे रहे होते हैं या पर यूनिट दे रहे होते हैं, ये तो पर मंथ सैलरी वाला बंदा है, तो ये नहीं है डायरेक्ट लेबर, ये एफओएच है। अगला खर्चा, अदर ओवरहेड्स हैं जो इस मशीन ही की वजह से एक्स्ट्रा बताए हुए हैं, 5,000 पर मंथ इंटू 11। ये बैट्समैन को शर्म भी नहीं महसूस, मतलब दिल में कुछ अजीब नहीं लगता होगा मारते हुए कुछ? 236 32 ओवर जी। हाँ ये नहीं 5 10 15 इस तरह, नहीं 5,000 पर मंथ। अच्छा ये बाकी लोग भी सुनिए, ये ना थोड़ा सा वर्ड के फर्क से मतलब बदल सकता था। अगर अच्छा पहले तो मैं इसका अंग्रेजी से जवाब दे रहा हूं, उसके अलावा एक कॉन्सेप्चुअल जवाब भी दे देता हूं। उस कॉन्सेप्चुअल जवाब तक पहुंचने में शायद आपको भी टाइम लगे, लेकिन शायद पहुंच भी जाए। पहले हर महीने में मैं अभी खुद ही फिगर बता रहा हूं, 80,000 रुपए अदर ओवरहेड्स हुआ करते थे हर महीने के। 5 मशीनें होती थी, लेकिन अब जब छठी मशीन भी साथ ऐड हो जाएगी तो वो जो पर मंथ अदर 80 हुआ करते थे, अब वो हर मंथ 85 हुआ करेंगे। हो सकता है कुछ सफाई वाला और रखना पड़ता हो, उसके पैसे बढ़ाने पड़ते हो, तो अगले महीने 90 और फिर 95 हो जाएंगे। पर मंथ 80 से 85 पर मंथ हो जाएंगे, और इसको कहेंगे कि अदर ओवरहेड्स इंक्रीज कर जाएंगे बाय 5,000 पर मंथ। क्यों? क्योंकि जिस खर्चे के बढ़ने की बात हो रही है वो एक पर मंथ खर्चा है। तो 80,000 पर मंथ होता था, अब वो 85 पर मंथ हुआ करेगा, तो इसको कहेंगे 5,000 बाय 5,000 पर मंथ। अगर कुछ इस तरह की वर्डिंग होती ना, जो कि इस सवाल में बनती भी नहीं है, कि बाय 5,000 ईच मंथ, इस तरह की वर्डिंग वहां इस्तेमाल होती है जहां पर कोई काम शुरू हुआ और उस काम ने और भी बढ़ते जाना हो। फिर इसका मतलब होता कि 80 से 85 होगा, फिर 90, फिर 95, फिर इसको कहते हैं कि बाय 5,000 ईच मंथ। फिर इस तरह की वर्डिंग होती। इस सवाल में ना वैसे भी सिनेरियो के हिसाब से देखें तो ऐसा होना बनता भी नहीं है। बस एक दफा मशीन खरीदेंगे तो ठीक है, मंथली खर्चा बढ़ जाएगा। ऐसा क्या कर रहे होंगे कि वो 85 और 90 और 95 होगा? तो इसलिए ये बस वन ऑफ जंप है कि नई मशीन आने से पर मंथ खर्चा 80 की बजाय 85 हुआ करेगा। और जो इस बच्चे इस मेरी पूरी बात को इग्नोर करके ये सोच रहे हैं कि 80,000 कहां से आए, मैंने एम ही लिखा था, 80,000 कुछ नहीं है। ये मैंने ऐसी एक फिगर लिखी थी, 90 कर लें, लाख कर लें, बात सिर्फ मैं ये एक्स्ट्रा 5 की बता रहा था, और 0.6 नहीं है। तो 0.1 से लेके 0.5 तक सारे के सारे एफओएच सिर्फ नई मशीन से रिलेटेड है। तो हमने ओआर सिर्फ न्यू मशीन का निकालना है तो बाकी एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स भी तो आने चाहिए।
इसका कुछ करता हूं अभी, इसलिए इस लाइन, ये एक लाइन में ही आ जाएंगे। इसकी फिगर बताता हूं अभी, जो भी होगी फिगर जब यहां लिख लेंगे और इसका ग्रैंड टोटल कर लेंगे तो वो पूरे डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे ना, या सिर्फ छठी मशीन के। तो ये चाहिए था हमें न्यूमरेटर। ओएआर निकालने के लिए टोटल बजटेड एफओएच ये चाहिए थे। ओएआर के लिए डिनोमिनेटर क्या चाहिए? टोटल बजटेड मशीन आवर्स। सिर्फ छठी मशीन के या सब 6 मशीनों के? सबके। न्यू के भी और एग्जिस्टिंग के भी। यहां भी लिखता हूं मैं कुछ, ये आ जाएंगे इनके टोटल आवर्स, और फिर ओएआर ये डिवाइडेड बाय ये, तो ये ओएआर निकल आएगा। टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स, ये ओएआर निकलेगा। अब इस सवाल पे मैं आता हूं बाद में, पहले एक और चीज समझ लें। एक घर में 6 लोग रहते हैं, बूढ़े बूढ़े 2 माँ बाप हो गए, 4 बच्चे हो गए। उनमें से जो कमाने वाले लोग हैं वो 2 हैं, जो अर्निंग करते हैं वो 2 लोग हैं, और ऑन एन एवरेज एक बंदे का खर्चा 30,000 महीने का। तो टोटल घर का खर्चा कितना हो गया? है जी 180। अब अब्बा जी ने इन दोनों को टारगेट देना है कि कितना कितना कम से कम कमा के लाओगे तो खर्चा पूरा होगा। तो हर एक कितना कम से कम कमाएगा? कैसे? 180 डिवाइडेड बाय 2। जबकि एक बंदे का अपना खर्चा तो 30 है, तो फिर ये 90 क्यों आ रहा है? अच्छा, ये जो 180 है ये टोटल 6 लोगों का खर्चा, तो डिवाइडेड बाय सिर्फ 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कमा के 2 लोग लाएंगे। तो अब ये 90,000 की इंटरप्रिटेशन ये आ गई कि पर बंदा इतना खर्चा है, तो पर बंदा खर्चा तो 30 था, तो पर कौन सा बंदा जिसने कमा के ला रहा है? ये क्यों जानना जरूरी था? पर बंदा, पर कमाने वाला बंदा, क्योंकि कमा के इसने लाना है, तो इन दोनों में से हर एक कम से कम इतना कमाएगा तो घर का खर्चा चलेगा। तो ये जो दोनों कमाने वाले हैं इन्होंने अपना खर्चा भी पूरा करना है और बाकियों का खर्चा भी इन्होंने ही एब्जॉर्ब करना है। तो ओएआर होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, के प्रोडक्ट बनाने का जो अपना खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वो तो उसने खर्चा कमा के देना ही है। फैक्ट्री के बाकी सारे खर्चे भी प्रोडक्ट ने ही पूरे करके देने। तो इसलिए ओएआर होता है कि हम कितना ओवरहेड का खर्चा प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवा लें, इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। यानी खर्चा टोटल और डिवाइडेड बाय सिर्फ कमाने वाला। अब इस सवाल पे आते हैं, पूरे डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा लेकिन डिवाइडेड बाय वो आवर्स जिन्होंने कमा के देना है। तो नई मशीन ने अगर 2600 घंटे चलना है तो उनमें से 200 ने तो कमाना ही नहीं है। कमाना तो तब है जब प्रोडक्शन होनी है, तो कमाने वाले आवर्स आ गए 2400। लास्ट पैराग्राफ, एग्जिस्टिंग मशीनों ने टोटल 12,500 आवर्स चलना है, लेकिन 900 घंटे ने तो कमा के नहीं देना है, तो कमा के देना है 11,600। जो यहां खर्चा होगा, खर्चा ये हम टोटल खर्चा निकाल रहे हैं, ये भी 2400 घंटों का, ये 2600 घंटों का। ये 2400 आवर्स का खर्चा लिखा है या खर्चा पूरे 2600 आवर्स का लिखा है? यहां पर 11,600 आवर्स का खर्चा लिखना है या खर्चा पूरे 12,500 का लिखना है? ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ वो आवर्स जिन्होंने कमा के देना है। तो इसलिए ओएआर के फार्मूले में डिनोमिनेटर में 26 और 12,500 की बजाय ये इस्तेमाल होंगे। यहां तक अच्छा, जो मैंने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की हेडिंग दी थी परसों जी, यहां पर ये जो खर्चे हैं ये पूरे साल के मशीन के चलने के खर्चे हैं, यानी 2600 आवर्स जो मशीन ने चलना है, या सिर्फ 2400 आवर्स चलने के खर्चे हैं? न्यूमरेटर में खर्चे किसके चाहिए? पूरे साल के टोटल या सिर्फ जब प्रोडक्शन हो रही होगी तब के? पूरे साल के टोटल ना। तो पूरे साल तो उस मशीन ने 2600 आवर्स चलना है, तो इसलिए खर्चा तो पूरे 2600 आवर्स का लेना है। कि यहां पर 24 क्यों ले रहे हैं? 26 आना चाहिए। 6 लोगों का खर्चा है, ये 6 लोगों का खर्चा क्यों लिया? डिवाइड बाय 2 क्यों किया? तो मशीन ने कमाना कब है? जब प्रोडक्शन होगी। तो इसलिए हमने अगर ओएआर में आवर्स से डिवाइड करना है ओएआर निकालने के लिए, तो आवर्स भी तो वो ना जिन्होंने कमा के देना है। तो खर्चा टोटल लेकिन डिवाइडेड बाय सिर्फ जिन आवर्स ने कमा के देना है।
ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो हेडिंग दी थी ना, उसके साथ कहीं कोने में लिख लें, इसको ओवरहेड रिकवरी रेट भी बोलते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को, और अगर वो पेज गुम गया, नहीं पढ़ा जा रहा, कोई बात नहीं, आज वाले पेज पे लिख लें। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं। मैंने तब लिख के दिया था। अच्छा, ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं इसको। अब इस सवाल में क्या कमी रह गई है? ये लास्ट पैराग्राफ की अंग्रेजी पढ़ें और कोई जोड़ तोड़ करके इस टोटल अमाउंट तक पहुंचे। करें, सारे ट्राई करें। जी हो गया, विलियमसन आउट हो गया। नहीं, सेंचुरी नहीं, दूसरे की हो गई। अच्छा, इतनी साइंस तो शायद किसी ने सोच ही ली हो कि 390 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है। बारह 500 या 11,600? अच्छा, ये 12,500 क्यों होना चाहिए? क्योंकि खर्चे, हाँ ठीक है, यही मैं जानना चाह रहा था। ये 12,500 गलत है। अच्छा, एक तो इसका फर्माबरदारी का जवाब ये है कि जब सवाल वाला कह रहा है 390 पर प्रोडक्टिव आवर, तो मल्टीप्लाई भी प्रोडक्टिव आवर से करेंगे। तो फिर ये तो बात ये गलत हो गई, फिर जो मैंने यहां 26 किया था, हाँ तो गलत हो गया फिर। क्या हो गया? मैंने कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूजन किस वजह से हो गई? इसकी वजह से ना, 2,21,000 रुपए, ये कितने आवर्स बिजली इस्तेमाल करने का खर्चा है? 2600। इसका आंसर बताएं। 92.0। आगे भी चल रहा है। ये 2,21 कितने आवर्स बिजली इस्तेमाल का खर्चा है? ये फाइंड हो सकता है कैसे? किसको किससे मल्टीप्लाई? किससे मल्टीप्लाई करूं? कि 2600 से है? 2600 से कितना आंसर आ जाएगा? ये कितने आवर्स बिजली इस्तेमाल का खर्चा है? ये कितने आवर्स इस्तेमाल करने का? 2400। अच्छा, जब मैंने यहाँ काला वाला 2,21 लिखा हुआ था तो वो कितने आवर्स का था? तो अब ये नीले की वजह से 2400 का हो गया। दोबारा, ये 2,21 कितने आवर्स बिजली इस्तेमाल करने का खर्चा है? 2600। यानी जो काला वाला 2,21 है वो 2600 आवर्स बिजली का खर्चा है, और ये नीला वाला टोटल मल्टीप्लाई बाय 2400 करके आंसर आया है। तो ये कितने आवर्स बिजली इस्तेमाल करने का खर्चा है? 2400 मल्टीप्लाई से कर रहे हैं तो नहीं, वो कमा के देने वाला तो चले, बात की बात है। मैं तो सिर्फ सादा सा मल्टीप्लाई का पूछ रहा हूं कि अब जब 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2,21 आ गया, तो ये 221 2400 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने का खर्चा है कि 2600? 2600 का। नहीं समझ आ रही ना? एक काम ये था कि ये टोटल खर्चा कैलकुलेट कैसे किया, वो ऐसे किया।
2600 आवर्स की इतनी इलेक्ट्रिसिटी होगी। टोटल खर्चा कैलकुलेट ये इसी तरीके से ही होगा। ये कोई खर्चा कैलकुलेट नहीं किया, ये तो एक रिवर्स पहली सॉल्व किए। ये 92 निकला कैसे था? टोटल 2600 आवर्स के खर्चे को डिवाइड 2400 से किया था। जो आंसर निकला था, अगर रिवर्स चल के यहां तक पहुंचना है तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना। और अगर अभी भी नहीं समझ आ रही तो 221 को 10 से डिवाइड करें, बस सिर्फ 10 से। कैलकुलेटर चाहिए इसके लिए। और अगर ये फाइंड करना हो 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये 10 घंटों के इस्तेमाल का बिल आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो 10 से कर रहे हैं। असल में हम इस फार्मूले में जिसमें 2600 आवर्स का खर्चा लिखा था, जिसको OAR निकालने के लिए इससे डिवाइड किया था, तो OAR निकला था। अब अगर हम ये फिगर जानना चाहें, पहले ऐसी सवाल वाला पूछा कि बताइए क्या था रिवर्स, तो फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, या आप 24 की बजाय 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 से ही करेंगे। क्यों 24 से करेंगे? क्योंकि हम इस निकले हुए रेट से रिवर्स चल के जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, जिससे डिवाइड करके ये आंसर आया था, अगर वर्क बैक करना है तो उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये सिर्फ वर्क बैक किया जा रहा है। ये कोई ऐसा नहीं हो रहा कि 1 घंटा बिजली इस्तेमाल होती तो इतना खर्चा होता, इतने घंटे इस्तेमाल होगी तो, हम इस तरह थोड़ी खर्चा कैलकुलेट कर रहे हैं। वो तो ये किया था। ये क्या कर रहे हैं? ये तो बस वर्क बैक कर रहे हैं। अभी भी नहीं हजम हुई बात? आ गई समझ? हाँ भाई, गिरी नहीं आप। 2400 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 2400 का खर्चा निकलता। तो इसीलिए ना, ये 390 निकला कैसे था? ये ऐसे निकला होगा कि जब नई मशीन होती ही नहीं थी तो न्यूमरेटर में क्या आता था? 5 मशीनों का टोटल खर्चा। OAR निकालने के लिए डिवाइड 12500 नहीं 11600 से किया होगा। तो जो टोटल खर्चा था 5 मशीनों का, उसको OAR निकालते हुए 12500 की बजाय 11600 से डिवाइड किया होगा, तो 390 निकला होगा। अब अगर इस टोटल तक पहुंचना है तो हमें वर्क बैक करना है। 390 इंटू 11600, और जब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर सिर्फ 11600 आवर्स का यूज का खर्चा आएगा। होगा वो पूरे 12500 आवर्स का यूज। तो ये टोटल खर्चा है, ये मल्टीप्लाई सिर्फ वर्क बैक करने की वजह से हो रहा है। 452400 और ये बन गया 5394। ये सवाल कैसे पता चलेगा? क्योंकि पहले ये जो 390 था, ये अभी इस वक्त इनका OAR था। ये कहां लिखा है OAR था? उन्होंने OAR कहने की बजाय ये कहा है कि ये डिपार्टमेंट अभी फिलहाल 390 रुपए पर प्रोडक्टिव आवर यूज किया करता था फॉर रिकवरी, यानी ये OAR था। तो जब ये OAR था तो ये निकला ही ऐसे हुआ था। तो अब यहां से वर्क बैक करने के लिए इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 539400 और OAR आ जाएगा हाँ जी, किधर है पहले तो बताएं, कौन ऊपर वाले रूम में है कि नीचे वाले रूम? हाँ जी, ये जो गेट पे दरवाजे पे खड़े हुए हैं, उधर इलेक्ट्रिशियन है नीचे कोई? ये ऊपर ना आवाज ठीक नहीं आ रही है, दोबारा बोलो बेटे। डायरेक्ट लेबर वो होता है जो प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इंगेज हो, और प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इंगेज होना भी काफी जुमला नहीं है। ज्यादा परफेक्ट बात यह है कि डायरेक्ट लेबर वो होती है जो एक प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने का कितना खर्चा हो ये पता चलता हो। तो हम इस ऑपरेटर को महीने के 9000 रुपए दे रहे हैं, एक यूनिट का कितना? क्या इसका डायरेक्ट ताल्लुक है कितने यूनिट्स बनाएगा इस बात से? नहीं है ना। तो इसको पर मंथ, इमरान नीचे जो बता पूछ रहा ना, ऊपर आवाज ठीक नहीं आ रही। जिन लोगों को मंथली सैलरी पे की जा रही होती है ना, तो वो लोग फिर होते भी नहीं है डायरेक्ट लेबर। जो डायरेक्ट लेबर होते हैं उनके साथ पैसे या तो पर आवर तय हुए होते हैं या पर यूनिट तय हुए होते हैं। ये मैं ओवरहेड्स के बाद लेबर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पर आएगी ये बात। तो वो डायरेक्ट लेबर होते ही वो लोग हैं जिनसे पर आवर या पर यूनिट रेट तय है। पर मंथ वाले होते ही नहीं है डायरेक्ट लेबर। ऑटम 2022 ये होमवर्क है।
और मेरी बुक में अभी नई वाली में इस चैप्टर का क्वेश्चन 2 है, वो इस चैप्टर का क्वेश्चन 2 ये है जी ऑटम 2022 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 4। किस नाम से? वीनस लिमिटेड। इसका पार्ट ए तो देखिए आप ऐसे कर लेंगे। पार्ट ए क्या? हाँ जी, पूछ रहे हैं जी जो बेस इस्तेमाल होती है ओआर के लिए, कोई सी 2 मिसालें दे दें, तो उन 6 में से कोई 2। तो इसका पार्ट बी ये होमवर्क है आपका। इसमें इससे अच्छा रास्ता था ये निकालने का, यानी ज्यादा अच्छा रास्ता था, ज्यादा अच्छा ट्रिकी रास्ता था, तो अच्छा सवाल है। इससे कम लाइनें हैं लेकिन ये पॉइंट उसमें बड़ा मजे का टेस्ट हुआ था। ये सवाल होमवर्क है, करके आना यार, करके आइए। ठीक है जी, मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह।